हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, आप्त और उपदेश। तो अब आप्त क्या होते हैं और उनके उपदेश क्या है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रमाण, जिसमें हमने देखा था कि हम प्रमाण में परीक्षा करते हैं। प्रमाण के आधार पर मेनली हम लोग जो भी प्रमाण पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान, आगम, युक्ति, ये सभी प्रमाण जो होते हैं वो मेनली इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि हमने प्रमाण देखा तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हम डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम या फिर युक्ति, इनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज आप्तोपदेश में देखेंगे कि आप्तोपदेश प्रमाण के द्वारा हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं। जो प्रमाण होता है उसका पर्याय है परीक्षा या फिर ज्ञान या फिर उपलब्धि। जैसे कि आप क्या होता है कि आप कोई भी पेशेंट आया, आपने उसकी परीक्षण की यानी इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ टेस्ट कराएं, तो आपको कंक्लूजन मिला यानी रिपोर्ट आया, तो आपको पता चला कि हाँ पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये आपका आ गया प्रमाण में। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ को लेकर के बात करेंगे तो वो आपका अंडर आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, युक्ति, इनके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा केस आप्तोपदेश में आ जाएगा, कौन सा केस प्रत्यक्ष में आ जाएगा, फिर कौन सा अनुमान में आ जाएगा। तो हम लोग एक एक करके इसको प्रैक्टिकली भी समझते जाएंगे कि आखिर यूज़ क्या है इसका। मैं खास करके शॉर्ट्स वीडियो भी क्रिएट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको रिपोर्ट्स शेयर करूँगी। इसमें हम लोग कौन सा प्रमाण यूज़ कर रहे हैं मैं एज अ क्वेश्चन भी रख सकती हूँ या फिर मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको वो वीडियोज़ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप्तोपदेश के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप्तोपदेश जो है उसको ऐतिहा, आगम या फिर शब्द प्रमाण भी कहते हैं। तो अगर बात करें आप्तोपदेश की निरुक्ति की, जैसा कि हम हर टॉपिक में निरुक्ति से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी निरुक्ति में बताया गया है कि विषयों के साक्षात्कार का नाम जो होता है वो आपत्ति होता है, और उस आपत्ति के द्वारा जो कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं उनको आप्त कहते हैं। अब इसमें कहना क्या चाहता है, विषयों के साक्षात्कार का मीनिंग है कि जिसने यथार्थ ज्ञान किया है, यानी कि जिसके सामने वर्तमान रूप से वो घटित हुआ है, साथ में उसने उसको अनुभव किया है यथार्थ रूप से, यानी कि उसका प्रेजेंस रहा है उस ज्ञान को प्राप्त करने में, ये होते हैं आप्त। अब आचार्य चरक ने भी आप्त को दो अर्थ में बताया है। एक तो आप्त पुरुष को के लक्षण में बता दिया है कि ये जो होते हैं रज व तम से मुक्त होते हैं और त्रिकालज होते हैं। तो आप्तोपदेश के लक्षण में हम लोग यही जानेंगे कि महर्षि चरक ने प्रथम आप्त का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कहा, जो अपनी तपस्या जनित ज्ञान के बल से रजोगुण और तमोगुण इन दोनों दोषों से निशेष रूप से निर्मुक्त हो जाता है और जिसको तीनों काल का ज्ञान होता है वो होते हैं आप्त। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि आप्त में एग्जाम्पल लें तो जैसे चरक संहिता है या फिर सुश्रुत संहिता है, जैसे कि अष्टांग हृदयम है, ये आप जो ज्ञान दे रहे हैं हमें चरक जी, सुश्रुत जी या फिर वाग्भट जी से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ये आप्त हैं। ठीक है, क्योंकि इनको साक्षात्कार ज्ञान हुआ होगा तभी तो उन्होंने ये संहिताएं लिखी और आज हम उसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। या फिर इसको दूसरे शब्द में समझिए, जैसे कि हमारे टीचर्स हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारे लिए वो आज के सिनेरियो में वो हमारे लिए आप्त हैं। तो आप्त पुरुष हमारे जो हैं, जैसा कि हम बताते हैं चरक, सुश्रुत जी या वाग्भट जी और आदि जितने भी आचार्य हैं हमारे, उनको हम आप्त मान करके चलते हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो दो अर्थ में बताया गया है, तो सबसे पहले तो आप्त पुरुष है रज व तम से मुक्त और त्रिकालज ज्ञान। आप्त आगम, आप्त शास्त्र, जिसको वेद वचन कहते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया आपको, जैसे चरक संहिता है, वाग्भट संहिता है, जैसे कि अष्टांग हृदयम है, साथ में भाव प्रकाश निघंटु, ये सब जो हो गए हैं ये आप्त शास्त्र हैं, क्योंकि इन्हों आप्तों के द्वारा ये लिखित है और आज हम उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके भेद के बारे में। तो भेद के बारे में बात करें, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ होता है या फिर लौकिक अलौकिक होता है। तो इस तरह से इसके भेद हैं। दृष्टार्थ में क्या बोला गया है कि जिस शब्द का अर्थ इस लोक में दृष्टिगोचर होता है उसको हम लोग दृष्टार्थ कहते हैं। ठीक, और अदृष्टार्थ वो होता है जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत ना हो। जो अदृष्टार्थ होते हैं, अगर हमने बोल दिया कि उसको मोक्ष प्राप्त करना है या आत्मा की बात हो रही है, तो ये जो होते हैं, ये शब्द जो हैं, ये आपको
प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत नहीं होंगे, इसलिए इनको अदृष्टार्थ, यानी कि जो चीजें दिखें और जो चीजें ना दिखे, प्रत्यक्ष हो या ना हो, ये हो गया दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ या फिर लौकिक अलौकिक। लौकिक वही जो आपको विजिबल होगा, अलौकिक जो विजिबल नहीं होंगे, जो शब्द का अर्थ। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेंगे शब्द विवेचन के बारे में। अब शब्द विवेचन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप्तोपदेश का पर्याय है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण कहने के पीछे का रीजन क्या था, उसको हम लोग समझेंगे। तो बोला गया है कि शब्द जो होता है वो आकाश का गुण है। इसका ज्ञान जो है वो श्रवण इंद्रिय यानी कर्ण इंद्रिय से हमें होता है। तो ध्वनियात्मक और वर्णात्मक भेद से ये दो प्रकार का होता है। ध्वनियात्मक शब्द वह होता है जिसमें केवल ध्वनि का ज्ञान होता है, जैसे कि ढोल आदि, जैसे ढोल बजते हैं उससे आपको ध्वनि सुनाई देती है, या कोई यंत्र से आपको ध्वनि सुनाई देती है। और जिसमें कंठ, तालु आदि के संयोग से स्वर और व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण होता है, उसको हम लोग वर्णात्मक कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ या कोई बोल रहा है, गीत गा रहा है, तो वो आपके वर्णात्मक होते हैं। लेकिन जो धुन होती हैं, जैसे मृदंग आदि में आते हैं, वो आपके आ जाते हैं ध्वनियात्मक शब्द में। तो वर्णात्मक शब्द भी जो होती हैं वो सार्थक और निरर्थक भेद से दो प्रकार की होती हैं। सार्थक शब्दों में जिस अर्थ के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वह प्रकट करने की शक्ति होती है, और उसे हम लोग जिससे उसी का ग्रहण होता है। जब आपको शब्द का अर्थ ठीक से ग्रहण कर पाएंगे आप, तो समझ लीजिए वो आपके हो गए सार्थक शब्द। फिर जब शब्द विवेचन किया गया है तो जाहिर सी बात है उसमें वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां भी दिखेंगी। तो वाक्यार्थ बोधक वृत्तियों में, यानी कि जब भी हम कोई भी वाक्य बोध करते हैं तो उनमें उनका कुछ स्वरूप होता है, या तो वो अभिधा होगा, या तो लक्षणा होगा, या फिर व्यंजना होगा, या फिर तात्पर्य होगा। यानी 4 टोटल बताए गए हैं। तो अभिधा में बोला गया है कि अभिधा शब्द जो होता है वो धा धातु से बना हुआ है। पद का अपने अर्थ को जो उसमें निहित है, जो मतलब वो अर्थ बताना चाहता है, वो सीधा प्रकट होता है, उसको हम अभिधा कहते हैं। जैसे हमने बोला कि राम आज जाता है, सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन जो लक्षणा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि पद का उसकी निरुक्ति से जो अर्थाबोध होना चाहिए वह न होकर दूसरे अर्थ में अवबोध हो जाता है, उसको हम लक्षणा कहते हैं। जैसे किसी वाक्य के उच्चारण करने पर उसी वाक्य का सीधा अर्थ होता है, उसका अवबोध न हो करके श्रोता उसके अर्थ से वंचित रह जाता है और लक्षणा वृत्ति से अवबोध कराया जाता है। जैसे कि यह बोला गया है गंगायाम घोषा, यहाँ गंगा पर कुटी है, यह सीधा वाक्यार्थ है, लेकिन यह अर्थ न होकर गंगा समीप तट का अर्थ लिया जाता है, यानी कि यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित है या अमुख्य है। तो यहाँ पे बोला गया ना कि गंगा में घोष है, तो हम लोग जानते हैं कि नदी के अंदर तो झोपड़ी होगी नहीं, उसके समीप ही होगी, यानी नदी किनारे होगी। तो ये हम अनुमान कर लेते हैं, ये हो गया लक्षणा। फिर है व्यंजना। व्यंजना में बोला गया है कि जहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों शक्तियों द्वारा श्रोता को वाक्यार्थ का बोध ना हो करके व्यंजना शक्ति द्वारा अर्थ अवबोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजना। जैसे कोई बालक पूरे दिन खेलने के बाद जब घर आता है, वो अपनी माँ से खाने के लिए रोटी मांगता है, और माँ क्रोध में रिप्लाई ये देती हैं, हाँ मैं तुझे आज रोटी दूंगी। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस वाक्य को सुनते ही वो लड़का अपने मन में वाक्य का अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न तीसरा ही अर्थ निकालता है। जैसे नहीं, एक सार्कास्टिक आंसर होता है अगर हम रिलेट करें तो। इस तरह से हम समझते हैं कि ये व्यंजना होता है। और जो तात्पर्य आख्या वृत्ति होती है, तो कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और वे सभी मुख्य अर्थ होते हैं। किसी अवसर पर जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनेकार्थ बोधक हो, वह श्रोता किस अर्थ का अवबोध करे, यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है। क्योंकि यहाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शक्तियों से अर्थ अवबोध नहीं होता। उस दशा में तात्पर्य नामक वृत्ति का अर्थ अवबोध किया जाता है। जैसे कि भोजन करते समय अगर हमने बोला सैंधव माने, यह कहने पर सैंधव शब्द से घोड़ा न समझ करके सैंधव लवण ही समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाते समय आपने बोला सैंधव, तो जाहिर सी बात है नमक की ही बात हो रही होगी, ना कि घोड़े की। ठीक है, तो यही है कि बोला गया है कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन वे सभी मुख्य अर्थ होते हैं। ये हो गया हमारे वाक्यार्थ बोधक वृत्तियाँ। अब हम लोग बात करेंगे शक्ति ग्रह की।
फिर हम लोग उपयोगिता की बात करेंगे। तो शक्ति ग्रह का अर्थ क्या होता है? शक्ति ग्रह में बोला गया है कि पद अपनी पदनिष्ठ शक्ति के अनुसार किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। जो प्रकट कराने वाले साधन हैं वो कौन कौन से हैं? जो साधन होते हैं, मतलब जो उस पद शक्ति के अर्थ को आपको प्राप्त करवा रहे हैं, उसको शक्ति ग्रह कहते हैं। और उनके जो साधन होते हैं ना, वो शक्ति ग्रह के अंडर में आते हैं, जैसे कि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवरण और सानिध्य। इन सभी कथन से आपको शक्ति ग्रहण होता है। कहने का मतलब है, जैसे कि आपने कोई भी पद बोला, कोई भी शब्द आया, तो उसका अर्थ जो ग्रहण हुआ, उसके जो साधन होते हैं वो होते हैं व्याकरण, उपमान, कोश आदि। ठीक है। अब शक्ति ग्रह, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे कि आप तो उपदेश में शक्ति ग्रह ही बता दिया कि व्याकरण, उपमान, कोश ये ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करेगा। तो जैसे होता क्या है कि जैसे आपको रिपोर्ट मिला, वो किस टेंस में लिखा हुआ है, वो भी तो आपको बताता है ना कि हाँ ये अभी की बात हो रही है, इस टाइम की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट का रिपोर्ट है या पास्ट का रिपोर्ट है, आपको समझ में आना चाहिए ना। तो मेनली क्या है कि आपको अपनी लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, ताकि आप जो रिपोर्ट्स आपको मिली हैं या आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या पेशेंट किस फॉर्म में कह रहा है, आपको बता रहा है, जैसे आप दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न करेंगे, तो जब प्रश्न वाला इवैल्यूएशन होता है, आपको अच्छे से उस पेशेंट की बात समझ में आ जाए हिस्ट्री टेकिंग के दौरान। इसलिए हम लोग शक्ति ग्रह या फिर आप तो उपदेश को पढ़ रहे हैं, जिसको हम शब्द प्रमाण भी कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता में बताया गया है कि आयुर्वेद एक ऐसा विषय है जिसमें शब्द प्रमाण का बहुत बड़ा उपयोग है। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया ना, त्रिविध, सबसे पहले आप तो उपदेश को ही रखा गया है। तो इसके प्रत्येक विषय का ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण आवश्यक है। 4 प्रकार की जो आयु है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, उसके ज्ञान के लिए शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयुक्त स्वरूप जो आयु है, उसके ज्ञान के लिए इसी प्रकार जीवन, मरण, सुख, दुख, स्वर्ग, मोक्ष आदि सभी विषयों के ज्ञान के लिए आप तो उपदेश का ही हर पल आवश्यकता पड़ती है। किसी विषय का आप तो उपदेश द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य उसका प्रत्यक्ष रूप से यथार्थ अनुभव प्राप्त कर सकता है और पुनः उस प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान कर अपना कार्य विस्तार कर सकता है। इसी प्रकार आप तो उपदेश द्वारा ही प्रत्येक रोग की उत्पत्ति का कारण, पूर्व रूप, रोग की दारुणता, साध्य असाध्यता, चिकित्सा, पथ्य अपथ्य का ज्ञान होता है। आयुर्वेद में आप तो उपदेश प्रमाण की सर्वात्मना उपयोगिता है, यानी इसको प्रायोरिटी में रखा गया है। तो सबसे पहले आप क्यों रखा गया होगा, जैसे कि आपको समझ में आ गया इसके थ्रू कि जैसे पेशेंट ने आपको क्या बताया, अपनी हिस्ट्री, जब आप उस हिस्ट्री टेकिंग होती है तो सबसे पहले वो बता ही तो रहा है आपको, प्रश्न किया आपने, ठीक है, प्रमाण के थ्रू आपने कर लिया प्रश्न, ठीक, उसकी परीक्षण करने जा रहे हैं आप। अब वो आपको बताएगा, पेशेंट आपको बताएगा कि मैंने रात में ये खाया या पिछले दिनों में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो अपनी सिम्टम्स आपको बताएगा, ठीक है। कुछ साइंस आप भी देखेंगे, उसके सिम्टम्स भी आपको दिख ही जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसने अपने शब्दों के थ्रू आपको बताया और आपने क्या किया, प्रत्यक्ष किया। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं ना, तो आपने प्रत्यक्ष किया। अब आप अनुमान करेंगे कि क्या हो सकता है इसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर कौन सी विकृति हुई है, किस दोष का प्रकोप हुआ है या क्षय हुआ है। इस मेथड के थ्रू आप डायग्नोसिस करने में सफल होंगे। जब आपको प्रॉपर संप्राप्ति मिल जाती है ना, तो आप फिर अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, निदान को जान रहे हैं, यानी कि कॉज को जानना चाहते हैं। फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यानी कि प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। क्योंकि तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेद में शब्द प्रमाण या फिर आप्तोपदेश की उपयोगिता क्या है।
इससे पहले जो प्रमाण की वीडियो थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और शॉर्ट्स वीडियो में मैं कोशिश करूँगी, या फिर अगर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं प्रैक्टिकली कुछ रिपोर्ट्स उठा करके आपको बताऊं कि हम कोई भी रिपोर्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रमाण यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसको उस टाइप का भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।